प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास रेवाड़ी, हरियाणा से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इनके कुछ प्रश्न हैं, जिसमें एक प्रश्न इन्होंने ये लिखा है कि उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है प्रमोशन के लिए, और ये इनका प्रधान प्रश्न है। पर बाकी एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, दिनचर्या, दाम्पत्य, सांसारिक सुख, आध्यात्मिक उन्नति, ये सब कैसा रहता है, उसके जीवन में ज्योतिष को क्यों आवश्यक है शामिल करना, ये सभी जो विषय हैं ये हमें हमारे जीवन में जानने चाहिए। और हमारे पराक्रम का परिणाम क्या है, वो कब प्राप्त होगा, हमें किन दशाओं में सावधानी रखनी है, नवग्रह जो मंडल हैं उसमें कौन सा ग्रह देवता स्वरूप होकर के हमारे अनुकूल हैं, कौन से ग्रह हमारे प्रतिकूल जा रहे हैं, जिनके लिए हमें दान पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप आदि करना चाहिए। वैदिक ज्योतिष सिर्फ समझने पे ज़्यादा केंद्रित होता है। आप अगर समझ गए तो समाधान हो गया, अगर नहीं समझे तो समाधान बाकी है। इस वजह से मैं लोगों को कुंडली समझाने पे ही ज़्यादा जोर देता हूँ। आज मेरे पास एक मिलने आए थे, वो उन्होंने कहा कि जब उनकी कुंडली देखी, मैंने समझी, तो उनकी कुंडली का अष्टम भाव बड़ा कमज़ोर और परेशान था। बात में आगे बढ़ी बात, तो उन्होंने बात कही कि हाँ पंडित जी, मैंने कहा कि अष्टम भाव आपका ठीक नहीं है, ये नाभि के नीचे का क्षेत्र होता है, ऐसा कई बार बड़ी गंभीर बीमारी दे देता है, इस वजह से अपने आप को शांत और सावधान रखिएगा। उन्होंने कहा पंडित जी मुझे किडनी की समस्या है। तो ये क्यों है, कुंडली में पहले से आपको समझ में आ जाता है, और सच्चे अर्थ में अगर आप समझेंगे तो आपको ये बहुत सरलता से समझ में आ भी जाता है। फिर हमें इस बात का ध्यान होना सिर्फ बाकी रह जाता है कि हम कैसे उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ से अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। आप चाहे जिस तरीके से भी जीते हों, आपका जीना चाहे सात्विक हो, तांत्रिक हो, तामसिक हो, चाहे जैसे भी हो, उस जीने में आप वैदिक ज्योतिष को बस शामिल करके देखिए। फिर आपको ऐसी सफलता की लत लगेगी कि आप असफल होंगे नहीं, और आपका सारा काम शास्त्रोक्त होने लगेगा। वैदिक ज्योतिष में कुछ भी अशास्त्रीय नहीं है, और जिसके पास शास्त्र है वो पुष्टित होता है, वो बलवान होता है। जैसे जिसके पास माता है, वैदिक ज्योतिष में माता को बड़ी प्रधान माना गया, तो जिसके पास माता है वो पोषित है। धर्म हमारी माता और पिता दोनों हैं, है ना। इस वजह से हमें अपने जीवन में इसको बनाकर रखना है, और इससे हमें आज्ञा प्राप्त करना है। माता और पिता से आज्ञा प्राप्त करते हैं और फिर उस हिसाब से अपना जीवन चलाते हैं। किसी बच्चे के जीवन से जब माता और पिता का नहीं होना होता है, उसका जीवन कैसा ही हो जाता है, ढूलमूल हो जाता है ना। तो वैसे ही धर्म हमारे लिए माता और पिता की भांति होते हैं, है ये। हमें उसके ही हिसाब से अपना जीवन चलाना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है, शास्त्र नहीं है, पुराण नहीं है, आध्यात्म नहीं है, वो सिर्फ मेहनत ही करेगा, और जब तक वो मेहनत करेगा तब तक ही उसे फल की प्राप्ति होती रहेगी। जैसे ही मेहनत बंद, शरीर रोगों का घर, और मानसिक अशांति इतनी कि उसे उस शांति को प्राप्त करने के लिए किसी बाह्य, या तो फिर शराब पिएगा, या तो जुआ खेलेगा, या तो सट्टा खेलेगा, या तो लॉटरी में जाएगा, या तो वेश्यावृत्ति करेगा, या तो फिर बहुत सारी चीज़ें गंदी करेगा, जो आपके दिमाग को भटकाने का काम करते हैं। तो जो शांत है वही मनस्वी है, जो अशांत है वो मनस्वी नहीं है। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और ये तो आप देख ही रहे हैं, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली है, मकर लग्न का नवांश है और तुला लग्न का दशमांशा बना है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ के जो लग्नेश होते हैं वो दशमांशा चक्र के भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, और यहाँ जो जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं वो यहाँ के दशम भाव के स्वामी हैं। ये थोड़ी गड़बड़ी देते हैं। पंचमेश यहाँ के दशम भाव के, अगर पंचमेश यहाँ के लग्नेश हो जाते तो अच्छी बात होती। मतलब जो राशि यहाँ पे त्रिकोण में बनी है ना, त्रिकोण में, यहाँ पंचम भाव में और नवम भाव में, वो यहाँ के केंद्र में बन रही है।
केंद्र में बनी, यहाँ त्रिकोण के स्वामी थे, यहाँ केंद्र के अधिपति हो गए। लग्न में शुक्र शनि बैठ गए, शुक्र यहाँ केंद्र में है, यहाँ शनि एकादश अष्टम भाव में चले गए, यहाँ जो है वो भाग्य भाव के स्वामी होकर के बुध लग्न में बैठ रहे हैं। पंचम भाव और सप्तम भाव का योग पंचम भाव में हो रहा है। लग्न के अधिपति अष्टम में बैठे हैं, लग्न के अधिपति चतुर्थ में हैं, शुक्र और केतु के प्रभाव में है, लग्नेश पंचम इसके साथ केतु के संपर्क में है। ये कैसा फल कर रहे हैं ये जानेंगे। तो ये जानने के क्रम में सबसे पहले कुंडली का पंचांग शोधन किया जाता है। और पंचांग क्या कहता है? जन्म हुआ है जातक का अश्विन माह में, ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और नौकरी करने वाले होते हैं। दूसरा, अश्विन माह में दक्षिणायन में सूर्य चले जाते हैं, इस वजह से जितने भी शुभ ग्रह हैं उन सबका बल कमज़ोर होगा और जितने भी पाप ग्रह हैं जैसे शनि मंगल राहु केतु, इनका बल बढ़ जाएगा। और इनका बल बढ़ेगा तो व्यक्ति के जीवन में कंपटीशन बढ़ेगा, या ये भी कह सकते हैं कि कई बार इनका बल बढ़ने के कारण जीवन में संघर्षों के बढ़ने का योग भी बन जाता है। एक बात मैं और भी आप लोगों को कहूँगा कि जो स्थिति कुंडली में दिखाई दे रही है उस आधार पर रविवार को व्यक्ति जन्मा है। रविवार को जन्म है तो क्या होगा? पित्ताधिको अति चतुरस् तेजस्वी समर प्रिय दाता दानो महोत्साही सूर्यवारो भवेन्नरः। जब जन्म कुंडली में किसी भी जातक का जन्म रविवार को होता है या रविवार को जो लोग जन्मे होते हैं वो व्यक्ति समाज को अपने पुत्र की भांति सेवा करने वाला या उसकी सुरक्षा करने वाला होता है। इसमें और भी बातें जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो व्यक्ति रविवार को जन्मा होता है वो राजा दशरथ की भांति अपने पुत्र, अपने प्रजा की, अपने पुत्र की, अपने परिवार की सेवा करने वाला होता है। बहुत गहरी बात है। राजा दशरथ ऐसे राजा हुए जिनके जैसा आज तक कोई राजा नहीं हुआ, जो अपने प्रजा की सुरक्षा अपने बेटे से ज़्यादा करते थे और राज्य के लिए उन्होंने बेटों का परित्याग भी किया है, वन भेजा है, अपने वरदान की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से बाहर ले गए, वन में ले गए, वन में भेजा। तो कहने का अब लीला ही स्वरूप, चले कोई बात नहीं है, पर इतने महान पराक्रमी कि उनका सिंहासन इंद्र के बगल में लगता था। इतना अच्छा राज्य करते थे राजा दशरथ कि उतने अच्छे शासन में इंद्र को नहीं रखा गया है। मतलब कि इंद्र क्या ही स्वर्ग में शासन करेंगे देवताओं के ऊपर, जितना सुंदर शासन राजा दशरथ करते थे। तभी तो स्वयं उनके पुत्र के रूप में भगवान को ही आना पड़ा, और वो भी नहीं, प्रकृति को भी, परमात्मा को भी, परम पुरुष को भी 60,000 वर्षों तक इस बात को पक्का करना पड़ा कि राजा दशरथ का पुत्र कैसा होगा। तो वैसे ही जो जातक रविवार को जन्मा होता है वो राजा दशरथ तो नहीं होता, क्योंकि कोई हो नहीं सकता, पर हाँ निश्चित रूप से वो अपने प्रजा का संपूर्ण पालन करने वाला, अपनी जिम्मेदारी का संपूर्ण वहन करने वाला होता है। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति को नौकरी करने वाला बनाते हैं। यहाँ व्यक्ति जैसे जैसे कृष्ण पक्ष में आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसमें स्वास्थ्य के लिए और दिनचर्या के लिए थोड़ी बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसा संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ कई बार व्यक्ति जो होता है वो अपने आत्मविश्वास से अपने आप को कमज़ोर भी महसूस करता है। रोहिणी नक्षत्र पे ब्रह्मदेव का असर होता है। वैसे तो ये नक्षत्र चंद्रदेव का है, पर वैसे अब बात करें तो दक्ष प्रजापति की जो 27 कन्या थी उनका विवाह चंद्रमा से हुआ। 62 कन्याएं थी जिसमें से 13 धर्म को ब्याही गई थी और 27 चंद्रमा को। तो ये चंद्रमा इन सब का उपभोग करते हैं और एक एक नक्षत्र पे एक एक दिन रहते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रिय उनको रोहिणी था। रोहिणी सबसे ज़्यादा सुंदर थी। मतलब जो 27 नक्षत्र जो देवियाँ थी, नक्षत्र जो हैं वो दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं, उसमें से उनका विवाह चंद्रमा से हुआ और जिसमें से सबसे सुंदर रोहिणी थी। इसी वजह से यहाँ पे जन्म हुआ है जातक का अगर रोहिणी में तो व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर होगा। और दूसरा कि व्यक्ति प्रेम प्रकट करने वाला भी होगा। ओम ब्रह्मणे नमः कुशा के ब्रह्मदेव की मूर्ति बना करके, मतलब ऐसे बना करके कुशा की उनकी पूजा करनी चाहिए। जीवन में एक बार निश्चित रूप से स्कंद पुराण के आधार पर ये बात कह रहा हूँ, जीवन में एक बार प्रत्येक व्यक्ति को पुष्कर क्षेत्र का दर्शन आवश्यक रूप से करना चाहिए।
ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को निश्चित रूप से पुष्कर क्षेत्र जाना चाहिए, वहाँ मंदिर का दर्शन करना चाहिए और एक रात बिताना चाहिए, एक दिन रात पूरा 24 घंटा वहाँ निवास करना चाहिए। मैं गया था, गर्मी में जाना चाहिए, जेठ माह और ऊपर से गर्मी, तो ऐसा जाना चाहिए, वहाँ पे दर्शन करना चाहिए। वहाँ नज़दीक में ही आपको थोड़ी दूर पे 1008 शक्तिपीठों में से एक महान शक्तिपीठ है पुरोहिता का मंदिर, देवी पुरोहिता, वहाँ मंदिर है, वहाँ से नज़दीक ही है। उनके जस्ट मतलब ब्रह्मदेव के मंदिर के जस्ट थोड़ी देर बाद पहाड़ की तलहटी में है। मैं जब गया था तो मैंने उस मंदिर का भी दर्शन किया था, जो अभी बन रहा है। वो आपको देवी भागवत में उस मंदिर के बारे में बात आई है। तो क्या कहा कि ये बात पुरोहिता मंदिर है, तो ये ब्रह्मदेव के बारे में मैंने बात कही। ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और अपने कुल पुरोहित की पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए। अमावस्या को दान करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, नित्य मंदिर का दर्शन करना चाहिए, गोबर का चौका लगा करके उस पर बैठ करके मंत्र का जप करना चाहिए। दान पुण्य पूजा पाठ, अपने घर को कमल के फूल से जरूर कमल का फूल लगाना चाहिए। वज्र युग में जन्मे लोग वज्र की भांति होते हैं और एक से एक बड़ी बड़ी समस्याओं को झेलने वाले होते हैं। ये विचलित नहीं होते आसानी से। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के कारण व्यक्ति राजसिक प्रवृत्ति वाला होगा और निश्चित रूप से अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा अच्छाइयाँ प्राप्त करने वाला, अच्छे फलों की प्राप्ति करने वाला होता है। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग है जिसका मैंने अध्ययन किया है। वार के अधिपति चंद्रमा सूर्य हैं, जो इस कुंडली के पराक्रमेश होकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं अपने परम मित्र मंगल के साथ, जो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए लाभ भाव के स्वामी हैं। ये बड़े छोटे भाई बहनों से संबंध चाहे जैसा भी हो, उनके साथ संबंध अच्छा रखते हैं या फिर व्यक्ति को भाग्यशाली भी दूसरे तरीके से बना देते हैं। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग है। अब आइए आपकी कुंडली के ग्रहों से आपका परिचय करा देता हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की, जो आपकी कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं। मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे। ये बात याद रखिएगा। जीवन में विषम परिस्थितियों का बनना और जीवन का उदाहरण बनना, ये इसी शनि और मंगल के कारण होगा। लग्न के अधिपति का चतुर्थ भाव में बैठना, लग्न का 12 अंश पे होना, ये कुंडली को मजबूत बनाते हैं। पर बात सामान्यतया ये भी होगी कि चतुर्थ स्थान में बुध स्वग्रही बैठे हैं, इस वजह से थोड़ी अच्छी बात है। अगर ये शुक्र के साथ नहीं बैठे होते और यहाँ अपनी राशि के नहीं बैठे होते तो ये बहुत ही कमज़ोर हो जाते, क्योंकि चतुर्थ स्थान में बुध को बल बड़ा कम मिलता है। आचार्य वैद्यनाथ का सिद्धांत। दशम स्थान से राहु आपको महान पराक्रमी और कारोबार को लेकर के बड़ा ही श्रेष्ठ निर्णय लेने वाला, उससे भी ज़्यादा कि जन्म कुंडली के दशम स्थान में जो राहु बैठे हैं उनकी दृष्टि धन भाव पे है और नौकरी वाले भाव पे है, साथ ही साथ लग्नेश के ऊपर भी पड़ रही है। इस कारण से यहाँ पे व्यक्ति यथोचित कर्म करता है, चाहे जैसे भी हो सके अपने आप को जीतते हुए ही देखना चाहता है। उसके लिए हार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके मन के मुताबिक अगर परिणाम नहीं आता है तो वो तुरंत हावी होने की कोशिश करता है, या ये भी कह सकते हैं कि वो तुरंत कानूनी दाव पेच से अपने आप को जीत दिलाने की पूरी कोशिश भी करता है। एक बात और भी कह दूं तो जन्म कुंडली में 12वें भाव में वृष राशि के चंद्रमा हैं 13 अंश के। यहाँ वो आपका व्यय नियंत्रित कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी से आपको बाहर निकालना या जिम्मेदारी से मुक्त करना या जिम्मेदारियों से संपूर्णतया पार पा जाने की स्थिति बना रहे हैं। धन भाव के स्वामी का 12वें भाव में उच्च का होना, धन भाव के स्वामी का लग्न में बैठना, धन भाव के स्वामी का अपने भाव से 4 घर आगे होना, धन भाव पे केतु का प्रभाव, धन भाव पे राहु का प्रभाव और धन भाव के अधिपति शनि के ऊपर राहु का प्रभाव। इसका अर्थ क्या निकला? ये इत्तेफाक नहीं है। किसी भी अवस्था में जब आपकी कुंडली के धन भाव पे राहु और केतु का संबंध होता हो या किसी भी स्थिति में अगर धन भाव से राहु का और केतु का संबंध होता हो, वो व्यक्ति कभी भी धनहीन नहीं होता और पैंतरेबाजी करने वाला, बहुत आगे जाने वाला धन के मामले में, और धन के लिए उसकी लिप्सा सदैव उसके लिए सकारात्मक बन जाती है। वो जो कुछ भी बोल देता है वो दूसरों पर लागू हो जाता है। उसकी ज़बान बड़ी ही सत्य सिद्ध होती है, ज्योतिष में रुचि रहती है
और धन कमाने के लिए वो किसी भी स्थिति से अपना दुख झेल लेने वाला भी होता है। कभी भी वो किसी तरीके से धन निकाल लेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। पराक्रम भाव के अधिपति का पराक्रम भाव में बैठना और पराक्रम के कारक के साथ बैठना, गुरु से दृष्ट होना, माता पिता भाई बहन, कम्युनिकेशन, बेटर स्किल डेवलप करना, मजबूत लोगों के संपर्क में रहना, और साथ ही साथ जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे मंगल और सूर्य बैठे हैं, जहां अगर डिग्री की बात करते हैं तो 20 अंश के मंगल हैं और 26 अंश के सूर्य हैं। यहाँ पे मंगल देव अस्त होंगे, जो अच्छी बात ही होगी। अब इसको समझते हैं कि कैसे। मिथुन लग्न की कुंडली में एकादशवें भाव के साथ साथ जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी होकर के मंगल देव पापी भाव के स्वामी होते हैं, या व्यक्ति को मजबूत हो जाएंगे तो दारिद्र्य दिखाने वाले हो जाते हैं, या व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण करने वाले ग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में कि अगर आपके मंगलदेव जन्म कुंडली में अस्त हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि अगर जन्म कुंडली का कमज़ोर ग्रह अगर बलवान हो जाएगा तो जीवन में विषम परिस्थितियों के निर्माण करने में वो बहुत मजबूती से एग्रेशन के साथ परिणाम देने लगता है। इस अवस्था से बचने के लिए आपकी कुंडली में मंगलदेव जो तीसरे भाव में बैठे हैं और अस्त हो रहे हैं, ये जातक के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद बात होगी। और वो थोड़ी बहुत कमजोरी मंगल के कारण होती है कि व्यक्ति कई बार गलत निर्णय लेता है ना, लेकिन फिर भी मंगल के अस्त होने का कोई विषम दूसरा बुरा परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली का एक ऐसा ग्रह अस्त हुआ है जिसको अस्त होना चाहिए था। अगर जन्म कुंडली के मारक ग्रह मजबूत हो जाए, जन्म कुंडली के पापक ग्रह मजबूत हो जाए, जन्म कुंडली का पापी ग्रह मजबूत हो जाए, मैलेफिक प्लैनेट अगर मजबूत हो जाए, तब तो वो कमज़ोर कर देगा ना आपको। इस वजह से यहाँ पे मंगल देव का जन्म कुंडली में अस्त होना जातक के लिए लाभान्वित करने वाला होगा। इसके दो परिणाम अच्छे मिलेंगे, जहाँ व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे और साथ ही साथ वो व्यक्ति कभी भी हार ना मानने वाला होता है, वो सत्कार करने वाला होता है, न्याय करने वाला होता है, और किसी भी अवस्था में अन्याय का संग करने वाला नहीं होता। चतुर्थ स्थान के अधिपति का चतुर्थ स्थान में बैठना, शुक्र के साथ जो पंचमेश है, ये केंद्र त्रिकोण का योग बनेगा। नवम भाव के स्वामी का छठे भाव में बैठना, नवम भाव के स्वामी का पंचम भाव में नवम के कारक के साथ बैठना, नवम भाव के स्वामी का लग्न में बैठना, ये इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति भाग्यशाली है और उसके जीवन में सदैव धर्म बना रहेगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। ये जो शनि देव हैं वो छठवें भाव के साथ अष्टम भाव के साथ साथ नवम भाव के स्वामी हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में उन्हें नवमें सोने के साथ साथ अष्टमें सोने का दोष भी लगता है। अष्टम भाव को देख भी रहे हैं, साथ ही साथ मंगल और सूर्य पे भी उनकी दृष्टि जा रही है। इस वजह से कई बार पिता और माता में से किसी एक को बीमारी मिल जाती है। दूसरी बात कि कई बार भाई होते हुए भी या तो है नहीं, या तो है तो झगड़ा करे, या उनके साथ मतभेद बना रहे, या व्यक्ति गलत निर्णय में लेके जाता है, गलत लोगों को पैसा दे देता है, बाद में चल करके उसको पैसे में तकलीफ होती है, बॉस के साथ मतभेद बना रहता है, पदाधिकारियों के साथ मतभेद बना रहता है ना। तो ये जो संघर्ष है और जो प्रमोशन में दिक्कत हुई, या जो व्यक्ति को कोर्ट केस कचहरी में जाना पड़ा और उसके कारण नुकसान हो रहा है, वो शनि और मंगल के कारण हो रहा है। 12वें भाव पे उच्च के चंद्रमा व्यक्ति को विजेता बनाएंगे, और मैं समझता हूं कि उसके योग अभी समय उसमें लगेगा। 2028 तक ये निर्णय आपके पास आपके पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर सारी चीज़ें ठीक रहीं तो जन्म कुंडली के 2028 के मार्च तक आपका परिणाम आपके सन्निकट आ बैठा रहेगा। तो ये मैंने चौथे भाव तक की यात्रा समाप्त की। चौथे भाव में बुध अगर बैठे हैं तो वो ठीक है, जहाँ व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती रहती है, अंततो गत्वा विजय श्री को प्राप्त करता है, माता पिता भाई बहन सबके साथ उसके संबंध अच्छे रहते हैं। पंचम भाव के स्वामी का चतुर्थ स्थान में बैठना, राहु से दृष्ट होना, पंचम भाव से चौथे भाव में किसी ग्रह का नहीं होना, पंचम भाव से दसम स्थान के अधिपति का केंद्र में होना, मतलब एक दूसरे से केंद्र में होना, एक दूसरे के साथ बैठना, साथ ही साथ यहाँ पे चंद्रमा का होना, यहाँ पे शुक्र का होना, यहाँ पे इस भाव के स्वामी का पंचम में होना, ये सारी चीज़ें जन्म कुंडली को लाभान्वित करने वाली बन रही हैं और कुंडली के ग्रहों को बलवान बना रही है। इसी वजह से मैं एक एक भावों को लग्न, नवांश और दशमांशा तीनों में एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करता जा रहा हूँ, ताकि आपको गड़बड़ी ना हो या फिर आप ये ना कहें कि नवमांश छूट गया और दशमांशा छूट गया। तो यहाँ पे पंचम भाव के अधिपति का चतुर्थ में बैठना, पंचम भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि, पंचम भाव के अधिपति या पंचम भाव पे राहु की दृष्टि, पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में
लग्न में बैठे और जन्म कुंडली में राहु केतु से केंद्र में, हालांकि यहाँ पे पंचम भाव का प्रभाव जन्म कुंडली में चतुर्थ से पंचम से एक साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे चतुर्थ भाव की बात हो रही थी, पंचम भाव की बात, मतलब चतुर्थ भाव इस कुंडली का ठीक है, जिसका अर्थ होगा कि व्यक्ति शुद्ध है, उसका अंतःकरण बिल्कुल साफ है, उसके मन में कोई कल छपट द्वेष और बुरा भाव नहीं है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। साथ ही साथ बहुत तीव्र गति से विकास करने वाली ये राशि है, क्योंकि मिथुन राशि शीर्षोदयी राशि होती है। इतना ही नहीं, मिथुन राशि शीर्षोदयी राशि होने के साथ साथ वायु तत्व की राशि होने के कारण व्यक्ति बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करने वाला भी होता है। पंचम भाव के स्वामी का चतुर्थ में बैठना, लेकिन राहु से दृष्ट होना, पंचम भाव के ठीक पीछे केतु, ठीक आगे शनि बैठे हैं। हालांकि पापकर्त्री जैसी कोई बात नहीं है, पर फिर भी पंचम भाव पे राहु का प्रभाव कई बार व्यक्ति को पेट का रोगी और गैस्ट्रिक पेशेंट बना देता है। यहाँ पे कई बार कफ की समस्या या लंबी बीमारियों का खतरा भी देने लगते हैं। उसी शुक्र के ठीक पीछे मंगल और सूर्य बैठे हैं, इस कारण से कई बार व्यक्ति का विद्या, व्यक्ति का धन, व्यक्ति का जो विवेक है वो कभी कभी शून्यता की तरफ अग्रसर होता हुआ नजर आता है। मतलब कई बार वो अपनी योग्यता और क्षमता को सही तरीके से पहचान नहीं पाता और गलत लोगों से लड़ाई झगड़ा भी मोल लेता है। छठवें भाव के स्वामी का छठवें भाव को देखना और जन्म कुंडली में छठे भाव के स्वामी का तृतीय भाव में बैठना, ये मेहनत करने पर विवश करते हैं और कई बार आपकी क्रेडिबिलिटी पे समाज के द्वारा प्रश्न उठाया जाता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई बार अपने निजी कार्यों के लिए आलस्य भी करते देखा जाता है और वो हावी होंगे शनि की दशा में। पर जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी या छठवें भाव पे चंद्रमा का प्रभाव, छठवें भाव के स्वामी के ऊपर गुरु का प्रभाव व्यक्ति को निश्चित रूप से शत्रुओं से और विषम परिस्थिति से बचाने में मदद करेंगे। मतलब गुरु की दशा, चंद्रमा की दशा जो होगी वो व्यक्ति को शत्रु से, विपरीत परिस्थिति से, कंपटीशन से और छुपे हुए शत्रुओं से बचाने का काम करेगी। साथ ही साथ नौकरी के संबंध में जितने भी निर्णय होंगे वो जब गुरु की दशा, चंद्रमा की दशा और मंगल की दशा आदि चलेगी तो उसमें जातक को लाभ होगा। सप्तम भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हैं? मैंने बोर्ड बनाया है तो छूटे ही होंगे। एकादशवें भाव में बैठे हैं गुरु, जो जन्म कुंडली में बैठे हैं वो बैठे हैं एकादशवें भाव में। जन्म कुंडली में गुरु जो बैठे हैं वो एकादशवें भाव में बैठे हैं। अब जरा ध्यान से देखें तो जन्म कुंडली के प्रभावों में मैंने गुरु के बारे में बात की। गुरु देख रहे हैं पंचम भाव के अधिपति, पंचम भाव के अधिपति चतुर्थ में, पंचम छठवें भाव के अधिपति पे देख रहे थे मंगल पे। सप्तम भाव के स्वामी होकर के गुरु एकादशवें में बैठ करके सप्तम को देख रहे हैं। उनके ठीक पीछे राहु बैठे हैं। सप्तम भाव के अधिपति अगर अपने भाव से 5 घर आगे बैठे मेष राशि में, यहाँ पे वो देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में और यहाँ पे वो पराक्रमेश होकर के अष्टम भाव में भाव के अधिपति के संग, शुभ ग्रहों के संग बैठे हैं। इस वजह से गुरु की दशा कंपटीशन नहीं धारण करने देगी। यहाँ व्यक्ति का परिणाम उसके पक्ष में आए, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम, नौकर चाकर, भवन, भूमि, वाहन, अच्छे जगह पे निवेश करने का बल, शुद्ध लोगों से मैत्री, इन सारी विषयों का चिंतन देवगुरु बृहस्पति अपनी दशा में कराएंगे। और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि जो सूर्य और मंगल पे पड़ रही है वो व्यक्ति को चरित्रवान भी बना रही है। गुरु की दृष्टि जो पंचम भाव पे पड़ रही है इससे व्यक्ति के यश को उससे मिलाने का काम कर रही है, जबकि सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को संतान का, दाम्पत्य का, परिवार का, नौकर चाकर, व्यापार और अपनी नौकरी में प्रमोशन के कई सारे दरवाजे भी खोल रही है। साथ ही साथ व्यक्ति को दूसरों के द्वारा जो उनके साथ गलती होती है उसमें दूसरे व्यक्ति के द्वारा खामियाजा भी उसके लिए भुगतना पड़ता है। मतलब व्यक्ति के साथ जिसने गलती की है, सामने वाले व्यक्ति के द्वारा पेनाल्टी के तौर पे जातक को धन और क्षमा याचना भी मांगनी पड़ती है। जातक से, जातक को नहीं, जातक से, है ना। अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, छठे भाव में बैठे हैं। यहाँ पे अष्टम भाव के जो स्वामी बनते हैं शनि, यहाँ जो धन और लग्न के अधिपति बनते हैं वो शनि लग्न में हैं। यहाँ शनि वृश्चिक राशि में है लेकिन मंगल से दृष्ट हैं। यहाँ पे जन्म कुंडली में नवम और अष्टम के स्वामी होकर के छठे में बैठ करके वापस व्यक्ति को आयु दे रहे हैं और अपनी दशा काल में व्यक्ति को एकांत ले जाएंगे, चिंतन करने वाला बनाएंगे। थोड़ा वनस्पतियों से प्रेम हो जाए, पशुओं से प्रेम हो जाए, खेती किसानी से प्रेम हो जाए, उस दशा काल तक व्यक्ति अपने आप को अकेलेपन में ले जाता है और साथ ही साथ दुनिया भर के संबंधों से अपने आप को मुक्त करके स्वयं को समय देता है, परमात्मा को समय देता है। इतना ही नहीं, शनि की दशा काल में जो स्थिति बन रही है उसके साथ साथ व्यक्ति स्थिर मृत्यु को प्राप्त करता है, स्थिर अवस्था की मृत्यु को प्राप्त करता है।
थोड़ा बहुत आलस्य भी होता है। हालांकि अष्टम स्थान के और नवम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हैं तो कई बार व्यक्ति के जीवन में भाग्य का संघर्ष भी देखने को मिलता है। दशम स्थान के अधिपति का एकादशवें भाव में बैठना, और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो वृष राशि में बैठे हैं, इस वजह से गुरु की दशा में काफ़ी धन लाभ की स्थिति भी प्राप्त होगी और कई बार तो अचानक से भी धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पे दशम स्थान के अधिपति जो शुक्र हैं वो लग्न में बैठे हैं, यहाँ जो दशम स्थान के अधिपति हैं वो लाभ में बैठे हैं, और यहाँ जो दशम स्थान के अधिपति हैं वो चंद्रमा उच्च के बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति कारोबार में अपने पिता से धन लाभ या पिता से आशीर्वाद की प्राप्ति करेगा। दूसरा, नवांश चक्र के आधार पर व्यक्ति अपने दाम्पत्य को पूरा समय देने वाला भी होता है और प्रेमी किस्म का होता है, जबकि दशमांशा चक्र के आधार पर व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। चंद्रमा की दशा में, गुरु की दशा में, सूर्य की दशा में, शुक्र की दशा में, शनि मंगल आदि, मतलब करियर में जो एक उहापोह वाली स्थिति दिखाई दे रही है वो क्यों दिखाई दे रही है? जो लाभ है वो बुध के कारण है और जो आत्मविश्वास है वो सूर्य के कारण है। जो शनि और मंगल हैं यही कई बार संघर्ष जातक के जीवन में देते हैं और उसका यश और वो जिसका हकदार होता है उसका हक किसी दूसरे को दे दिया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ शनि मंगल बैठे हैं, यहाँ पे शनि मंगल का संबंध यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी शनि मंगल का संबंध बन रहा है। इसको कैसे समझाऊं, जरा ध्यान से समझिए। शनि की दृष्टि मंगल पे, मंगल की दृष्टि शनि पे, शनि की दृष्टि मंगल पे, मंगल की दृष्टि शनि पे। यहाँ देखिए शनि और मंगल एक साथ आ गए हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में हतोत्साहित करने वाली कई परिस्थितियों का निर्माण होता रहेगा। अगर हो गए तो हार गए, नहीं हुए तो जीत गए। तो आपकी जीत आपके उत्साह में ही छिपा हुआ है। तो ये मैंने इतनी बात बताई है। अब नक्षत्रों पे थोड़ा ध्यान लेके आते हैं। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में ऐसे जातक धनवान बने रहते हैं, उनके पास धन की समस्या नहीं होती। हाँ, निश्चित रूप से उनके जीवन में एक से अधिक लोगों का कल्याण जरूर होता है और उनके पैसों पे कई लोगों का घर भी चलता है। अगर सिर्फ नौकरी भी करते होंगे तो इस अवस्था के कारण व्यक्ति निश्चित रूप से परोपकारी तो अवश्य ही होता है। यहाँ पे मंगल सूर्य जो बैठे हैं वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं। इस आधार पर व्यक्ति में धन और लक्ष्मी, ऐश्वर्य, सुख और शांति के साथ पराक्रम बना रहता है। मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर व्यक्ति फैशन को समझने वाला, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ प्रत्येक कर्तव्य को करने वाला भी होता है। इतना ही नहीं, सबकी सुरक्षा करने में माहिर और सबके लिए विचार करने वाला होता है। मंगल अस्त होंगे तो भी ठीक होंगे। बुधदेव जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर बुध चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं और व्यक्ति को इमोशनल और सेंटिमेंटल बना रहे हैं। व्यक्ति जिसके साथ भी संबंध में होता है उसको छोड़ना नहीं चाहता है। देवगुरु बृहस्पति जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति धार्मिक और अच्छे मनोवृत्ति का इंसान होता है, जबकि शुक्रदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं वहाँ वो आपको यथेष्ट पराक्रम करने के लिए, अनुभवों का सार तत्व समझने के लिए, दुनिया भर के रिश्तों को समझने के लिए और उन्हें समय देने वाला बना देते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर तकनीकी जानकार, लेखक, पत्रकार, इंजीनियरिंग और साथ ही साथ वन विभाग हो जाए या बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाला होता है जिसमें सरकार की सीधी दिलचस्पी होती है। राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि वो आपकी कुंडली के योग कारक या राजयोग कारक ग्रह के राशि में बैठे हैं। केंद्र और त्रिकोण के राहु बड़ा ही अच्छा परिणाम करते हैं। इस कुंडली की आयु अच्छी है, वाणी ठीक है, पराक्रम है ठीक, पर निश्चित रूप से वो कई बार डिरेल हुआ है या कई बार वहाँ आत्मविश्वास की कमजोरी भी दिखाई देती है। ये कुंडली अपने बल पे संपत्ति खूब इकट्ठा करेगी और अपने पीछे संपत्ति छोड़ेगी भी। संतान से कभी कभी मतभेद भी दिखाई देने की स्थिति दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ नौकरी और व्यापार में से नौकरी सर्वोत्कृष्ट है, इस वजह से इसे त्यागने के बारे में कभी भी विचार नहीं करना चाहिए और ना तो बीच से छोड़ने की आवश्यकता है। व्यापार इस कुंडली में बिल्कुल भी ना के बराबर है। कंसंट्रेशन इस कुंडली का बहुत अच्छा है। मृत्यु भी सुखद है, अच्छी है, और शनि की दशा में व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों का लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि इस कुंडली का धर्म, चरित्र, कम्युनिकेशन और दृष्टिकोण ये सब अच्छे बने पड़े हैं। भाग्य में थोड़े बोड़े संघर्ष शनि के छठे भाव में बैठने के कारण होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, राहु की दशा में धन लाभ,
गुरु की दशा में पिता और माता दोनों से फायदा और बहुत सारी चीज़ों का लाभ जन्म कुंडली में दशम स्थान के कारण दिखाई दे रहा है। ये कुंडली कई बार जितने के बराबर है उतने के बराबर नहीं प्राप्त कर पाती और व्यक्ति कभी भी ऋण में नहीं मरेगा, ऋण से मुक्त होने का योग लगा हुआ है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए व्यक्ति को कई बार ऋण वगैरह बैंक से भी लेना पड़ता है, लोन वगैरह लेना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति ऋण में नहीं रहेगा, आराम से उसे चुका देता है। ये कुंडली मिथुन लग्न की है जो दूसरों के पीछे नहीं जाती, सदैव अपने निरंतर कार्य में संलिप्त रहने वाली होती है। ये किसी भी प्रकार के परेशानी से अपने आप को संबंध में नहीं ले जाना चाहती है। यहाँ लोग कई बार भविष्य को देख करके समझ जाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनका वर्तमान सुरक्षित है, उनका व्यय सुरक्षित है, चारित्रिक दोष नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का बल भी इस कुंडली में बना हुआ है। अन्य वर्ग चार्ट के आधार पर अगर मैं थोड़ी सी बात कह दूं तो षोडशांशा चक्र के आधार पर गुरु, मंगल और चंद्रमा के साथ साथ ये तीनों दशाएं भवन, भूमि, वाहन से संबंधित निर्णय में सहायता करेंगी। माता और पिता को लेकर के हमें सावधान रहना होगा सूर्य, राहु और गुरु की दशा में, जबकि शनि की दशा बहुत लाभान्वित करेगी या उनके परिणाम को देने वाली होगी। संतान को लेकर के हमें सावधान होना चाहिए राहु की दशा में और साथ ही साथ शुक्र की दशा में। शुक्र की दशा में दूसरी संतति, जबकि मंगल की दशा में पहली संतति और शनि की दशा में भी पहली संतति को लेकर के विशेष ध्यान बढ़ाना चाहिए। गुरु की दशा, मंगल की दशा, चंद्रमा, बुध और शनि की दशा में व्यक्ति धर्म खूब करेगा, तीर्थ यात्रा भी होता है। राहु, केतु, सूर्य और गुरु की दशा में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं, ये अरिष्ट चक्र बता रहा है। होरा चक्र के आधार पर गुरु की दशा में अतिरिक्त लाभ होगा, बुध और शनि की दशा में रुके हुए काम बनेंगे, जबकि इसके अतिरिक्त जितने ग्रह हैं राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और मंगल ये लाभान्वित करने वाले, मानसिक शांति को देने वाले ग्रह बन रहे हैं। संतान को लेकर के हमें जब कभी भी शनि मंगल की दशा आएगी तब उनको लेकर के थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सूर्य मृतप्राय हैं, इस वजह से हमें उनको बल देना होगा, नियमित दिनचर्या का पालन और अपने पिता की आज्ञा का पालन। इतना ही नहीं, पिता के साथ अच्छे संबंधों को विकसित करना होगा, घर में खुशहाली का माहौल विकसित करें। रविवार को नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। सूर्य को खड़े होकर के आदित्य हृदय का पाठ रविवार को कम से कम 3 से 5 बार पढ़ें। लाल चंदन की माला अपने गले में धारण करें। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो चने की दाल, तांबा, सोना आदि दान कर सकते हैं। गाय की सेवा आपकी कुंडली के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीपल के वृक्ष का लगाना, सहतूत के वृक्ष का लगाना भी आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा 100% परिणाम कर रहे हैं, आपके व्यय का नियंत्रण कर रहे हैं। मंगल वृद्ध होकर के बैठे हैं, इस वजह से उनकी दशा काल में या कई बार व्यक्ति गलत निर्णय लेता है या गलत लोगों से मैत्री करता है। बुध 100% परिणाम करेंगे, इस कारण से आपके पास धन, व्यक्तित्व लाभ, धन लाभ और चारित्रिक लाभ। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ संपत्ति इकट्ठा करने में भी बुध की दशा सहायता करेगी। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 25% का परिणाम कर रहे हैं। उनकी दशा काल में कई बार कफ की बीमारियां परेशान कर सकती हैं या कई बार न चाहते हुए भी कोर्ट केस कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस दशा काल में हमें अपनी ऊर्जा को 100% सुनियोजित तरीके से खर्च करने का प्रेशर होगा। जबकि शुक्रदेव आपकी कुंडली में मृतप्राय हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अजीर्ण न हो, इस वजह से पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए पेट में वही अन्न डाला जाए जो पेट को नुकसान न करता हो। मीठी चीज़ों का सेवन थोड़ा कम करें, साथ ही साथ अपने नेत्र की ज्योति का भी ध्यान रखें। शनिदेव आपकी कुंडली में 50% का परिणाम कर रहे हैं, जो आप लगभग अच्छे हैं। राहु और केतु वृद्ध हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ा कभी कभी डिरेल होंगे, वैसे वो भाव के आधार पर 100% लगभग अच्छा परिणाम करेंगे। चतुर्थ स्थान में केतु हैं, जो माता को कई बार लंबी बीमारी देते हैं या व्यक्ति को अनिद्रा की समस्या भी दे देते हैं। क्लियर है? नक्षत्र के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो रोहिणी नक्षत्र में दान करना चाहिए। अंक आपके लिए 1 और 4 अच्छा रहेगा। दिशाएं धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में उत्तर और दक्षिण पूर्व, ये तीनों दिशाएं अच्छी रहेंगी। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करता हूं तो तुला और कुंभ वालों से मैत्री अच्छा रहेगा। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं
उसके आधार पर उत्तर दिशा के भवन में आपको निवास करना चाहिए। व्यापार वगैरह के बारे में कभी विचार ना करें, चुपचाप नौकरी ही करते रहें। अपने अधिकारों के लिए लड़ना आपको सफल बनाएगा, क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा है और शनि देख रहे हैं और उस भाव के स्वामी दिग्बली हैं, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। दिन आपके लिए बुधवार और शुक्रवार का बहुत ही उत्तम रहेगा। मारक चलेगी इस कुंडली में जब कभी भी चंद्रमा में केतु का अंतर आएगा या शनि में मंगल का अंतर आएगा। मंगल, शनि, राहु, केतु और चंद्रमा इस कुंडली के लिए मारक बनेंगे, जबकि मंगल कई बार पाप कर्म भी करवाने वाले या जल्दबाजी में निर्णय देने वाले ग्रह भी बन रहे हैं। इस कुंडली को मेहनत इस वजह से भी करनी पड़ रही है क्योंकि चंद्रमा 12 में है। धन कमाने के लिए या धन को बचाने के लिए, धन को संरक्षित रखने के लिए, अपने संबंधों को आगे ले जाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ रही है वो इस वजह से करनी पड़ रही है क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हैं। शनि की दशा में एक लाजवर धारण करना होगा और लगभग अगर मैं बात करता हूं तो शनि की दशा में मेहनत करने का बल बढ़ाना होगा, नहीं तो उस समय आलस से कई बार हावी हो जाएगा। शनि की दशा में यश प्रतिष्ठा भी मिलेगी, इस वजह से घबराना नहीं है। बुध की दशा आपकी कुंडली के लिए मैं 100% गारंटी से अगर कह दूं तो उस समय आप शांत हो जाएंगे, निर्वैर हो जाएंगे और बिल्कुल ही एकदम दुनिया भर की सारी समस्याओं से अपने आप को मुक्त करके एकांत में रह जाएंगे और भगवान की भक्ति प्रीति में बदल जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।